आज हम इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े देश पर काबू पाने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया। और उस सिस्टम के खिलाफ भारतीयों ने हर कदम पे कैसे और क्या जवाब दिया। और आखिर में उसकी विरासत क्या रही। चलिए इस कहानी के धागों को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि राज करने लगी तो लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को लगा कि इस पर कुछ लगाम लगानी जरूरी है। हाँ, और यहीं से कानूनों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग शब्द ही सब कुछ कह देता है ना। रही थी उसे रेगुलेट यानी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा। इसी एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल की शुरुआत थी। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल शायद काफी नहीं था, क्योंकि इसके ठीक 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, अब सिस्टम ऐसा बन गया कि कंपनी के डायरेक्टर व्यापार देखेंगे, लेकिन भारत में सेना कैसे चलेगी, राजाओं से क्या संधि होगी और टैक्स कैसे वसूला जाएगा। मतलब असली सत्ता? हाँ, असली सत्ता वो सब लंदन में बैठा ये बोर्ड तय करेगा। मतलब एक ही सिस्टम के दो बॉस। हाँ। एक कंपनी का, एक सरकार का। ये इससे तो कंफ्यूजन भी बहुत होता होगा, बहुत ज्यादा। और ये कंफ्यूजन लगभग 70 साल तक चला। लेकिन इस दोहरे सिस्टम के जरिए ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अच्छा। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसने चीजों को और साफ किया। पहली बार कानून बनाने का काम, मतलब लेजिस्लेटिव, और उसे लागू करने का काम, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और इसी एक्ट में वो हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बिल्कुल, यानी सारी ताकत दिल्ली या उस समय कलकत्ता में एक जगह इकट्ठा होने लगी। केंद्रीकरण शुरू हो गया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प नाम सामने आता है, मैकाले। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी 1833 के एक्ट के तहत भारत का पहला लॉ कमीशन यानी विधि आयोग बनाया गया। और इसके प्रमुख थे लॉर्ड मैकाले। हाँ, और इसी कमीशन ने आगे चलकर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, जो आज भी भारतीय कानून की रीढ़ है। कमाल है। और मजे की बात यह है कि यही मैकाले कुछ साल बाद भारत की शिक्षा नीति भी तय करेंगे। तो आप पैटर्न देखिए, कानून और शिक्षा दोनों के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही थी जो दिखने में भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच और काम करने का तरीका पूरी तरह से ब्रिटिश हो। सही बात है। ये तो बहुत गहरी बात है। फिर 1853 में एक और चार्टर एक्ट आया, जिसने सिविल सेवा यानी आईसीएस के दरवाजे भारतीयों के लिए भी खोल दिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक बड़ा सुधार। हाँ, कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार कहा गया कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, रंग या नस्ल के आधार पर नहीं। लेकिन असलियत में उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। आप उस परीक्षा की बात कर रही हैं जो लंदन में होती थी? बिल्कुल, सोच कर देखिए, परीक्षा अंग्रेजी में, सिलेबस पूरी तरह से ब्रिटिश इतिहास और साहित्य पर आधारित, और परीक्षा देने का सेंटर लंदन में। 19वीं सदी के भारत में कितने परिवार ऐसे थे जो अपने बेटे को सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए लंदन भेजने का खर्च उठा सकते थे? बहुत ही कम। तो ये एक तरह का फिल्टर था। दरवाजा खोला, पर इतना ऊंचा कि कोई उस तक पहुंच ही ना पाए। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो सैद्धांतिक रूप से तो निष्पक्ष दिखे, लेकिन व्यावहारिक रूप से भारतीयों को बाहरी रखे। और इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को जमीन पर लागू कैसे किया गया, यहाँ कॉर्नवालिस कोड का जिक्र आता है। हाँ, 1793 में कॉर्नवालिस कोड। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि नियमों की एक पूरी किताब थी। अच्छा, इसमें क्या क्या था? इसमें पुलिस का काम क्या होगा, कलेक्टर के अधिकार क्या होंगे और अदालतों में केस कैसे चलेगा, ये सब कुछ तय किया गया था। मकसद था कि पूरे सिस्टम को व्यक्ति के भरोसे नहीं बल्कि नियमों के हिसाब से चलाया जाए, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। हाँ, रूल ऑफ लॉ। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि प्रशासन के ऊंचे पदों से भारतीयों को लगभग पूरी तरह हटा दिया गया। और न्याय की आखिरी अपील कहाँ होती थी? लंदन में बैठी प्रिवी काउंसिल में। मतलब भारत में आप चाहे कोई भी केस जीत या हार जाए, अंतिम फैसला हमेशा ब्रिटेन से ही आएगा। तो एक तरफ अंग्रेज कानूनों और प्रशासन का एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन क्या भारतीय ये सब चुपचाप देख रहे थे? जाहिर है नहीं। बिल्कुल नहीं।
प्रतिरोध की चिंगारियां तो बहुत पहले से सुलग रही थीं। और ये प्रतिरोध सिर्फ रजवाड़ों या सैनिकों तक सीमित नहीं था। नहीं, असली लड़ाई तो जमीन पर आम लोगों के बीच शुरू हो चुकी थी, जैसे 1818 का भील विद्रोह। सोचिए, भील आदिवासी समुदाय सदियों से जंगलों में रहते आए थे। जंगल ही उनका घर, उनकी पहचान, उनकी रोजी रोटी थे। अचानक अंग्रेज आए और कहने लगे कि ये जंगल अब सरकारी संपत्ति हैं और आपको यहाँ रहने या कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए टैक्स देना होगा। हाँ, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया पर हमला था। इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए और ये पैटर्न हमें कई जगहों पर दिखता है। इसके बाद तो 1857 का महाविद्रोह हुआ, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हमारे स्रोतों में इसके कई नायकों का जिक्र है, जैसे उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई। वीर सुरेंद्र साई की कहानी कमाल की है। वो संबलपुर की राजगद्दी के असली हकदार थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। उन्होंने 1857 से बहुत पहले ही विद्रोह शुरू कर दिया था और 1857 के बाद भी सालों तक गुरिल्ला युद्ध करते रहे। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या तो जेल में बीता या जंगलों में लड़ते हुए। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक साल की नहीं थी। नहीं, ये पीढ़ियों तक चली। और फिर बिहार के कुंवर सिंह, उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। आप अंदाजा लगाइए, 80 साल की उम्र। इस उम्र में जब लोग आराम करते हैं, तब कुंवर सिंह एक साम्राज्य के खिलाफ सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वो जगदीशपुर के जमींदार थे ना? हाँ, जिनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। लेकिन उनका विद्रोह सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं था। वो विद्रोह के सबसे माहिर रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने दानापुर से लेकर लखनऊ और कानपुर तक अंग्रेजों को कई बार हराया। कमाल है। ये उस पीढ़ी के जज्बे को दिखाता है जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ बदलते हुए देखा था। और तांतिया टोपे, जिन्हें 1857 का सबसे गतिशील विद्रोही नेता कहा गया है। गतिशील क्यों? क्योंकि उनकी रफ्तार और रणनीति ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। वो नाना साहब के कमांडर थे। जब कानपुर अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो वो रुके नहीं। उन्होंने जनरल विंडहम को हराया, फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, विद्रोहियों को संगठित करते रहे। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। हाँ, और उनकी ये रणनीति इतनी कारगर थी कि अंग्रेजों को उन्हें पकड़ने में 1 साल से ज्यादा लग गया। तो 1857 के इस महाविद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को इतना हिला दिया कि उन्हें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास दिलाया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर इसलिए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का शासन शुरू हो गया। और यहीं पर गवर्नर जनरल का पद वाइसरॉय बन गया। हाँ, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। वाइसरॉय का मतलब था राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि। अच्छा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल। यानी अब वो सिर्फ एक कंपनी का बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी का चेहरा था। इससे उसका रुतबा और अधिकार दोनों बहुत बढ़ गए। ये एक साफ संदेश था। बहुत साफ संदेश था कि अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, कोई कंपनी की जागीर नहीं। लेकिन इस सीधे शासन के बाद अंग्रेजों का रवैया भारतीयों के प्रति नरम होने के बजाय और सख्त हो गया। जैसे 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, तो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने उसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर खारिज कर दिया। हाँ, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। और ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। मतलब? वे ये संदेश दे रहे थे कि कांग्रेस पूरे भारत की आवाज नहीं है, ये तो बस मुट्ठी भर पढ़े लिखे शहरी लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है। उनका कहना था कि असली भारत तो गांव में, रियासतों में और जमींदारों के साथ है। और इसी सोच के साथ उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को और तेज कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने रियासतों को अपने पाले में रखने के लिए कई कदम उठाए। 1885 में इंपीरियल सर्विस स्कीम शुरू की। ये क्या थी? इसके तहत रियासतें अपनी सेना को ब्रिटिश अफसरों से ट्रेनिंग दिलवाती थीं और जरूरत पड़ने पर यह सेना अंग्रेजों के लिए लड़ती थी और इसका सारा खर्च भी रियासतें खुद उठाती थीं। वाह। बाद में 1921 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। ये राजाओं का एक सलाहकार बोर्ड था जहां वो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उसके पास कोई असली ताकत नहीं थी। ये सब उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रखने के लिए था। हाँ, उन्हें ये महसूस कराने के लिए था कि वो साम्राज्य का एक अहम हिस्सा है। तो ये तो हुई प्रशासन और राजनीति की बात।
लेकिन किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत तो पैसा होती है। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे अपने हिसाब से ढाला? किसानों की जेब पर इसका क्या असर हुआ? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जमींदारी व्यवस्था, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त के तहत बंगाल में लागू किया गया। इसमें क्या होता था? इस सिस्टम में अंग्रेजों ने जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया और एक रकम तय कर दी जो उसे हर साल सरकार को देनी होती थी। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सिस्टम लगता है। लेकिन इसकी क्रूरता इसकी शर्तों में छुपी थी। अंग्रेजों को अपनी तय रकम से मतलब था, चाहे फसल हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए। ओहो। अब सोचिए, आप एक किसान हैं, जमींदार को सरकार को 100 सिक्के देने हैं, तो वो आपसे 150 सिक्के वसूलेगा ताकि वो अपना मुनाफा भी कमा सके। और अगर फसल बर्बाद हो गई तो भी आपको पैसे देने हैं, भले ही आपको अपना खेत या घर क्यों ना बेचना पड़े। इस सिस्टम ने करोड़ों किसानों को कर्ज के एक कभी न खत्म होने वाले जाल में फंसा दिया। और सिर्फ लगानी नहीं, उन्होंने ये भी तय करना शुरू कर दिया कि किसान क्या उगाएगा, जैसे नील की खेती। हाँ, नील, कपास, अफीम, ये सब व्यावसायिक फसलें थीं जिनकी जरूरत ब्रिटेन के कारखानों को थी। अंग्रेज किसानों पर खाने की फसलों की जगह इन्हें उगाने के लिए दबाव डालते थे। और इसी वजह से नील विद्रोह भी हुआ था। हाँ, 1859 में बंगाल में किसानों ने एक बड़ा विद्रोह कर दिया। किसानों को अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी का अनाज उगाने की आज़ादी भी नहीं थी। ये सब उस बड़ी आर्थिक नीति का हिस्सा था जिसका मकसद भारत को ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का सप्लायर और तैयार माल का बाजार बनाना था। बिल्कुल, न कि एक औद्योगिक देश। और शायद इसीलिए आज़ादी के समय भारत का औद्योगिक विकास कुछ ही शहरों तक सिमटा हुआ था। खैर, इन विद्रोहों और याचिकाओं के बाद 20वीं सदी में प्रतिरोध का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसका चेहरा थे महात्मा गांधी। बिल्कुल, गांधी जी ने 1909 में दक्षिण अफ्रीका में ही अपनी किताब हिंद स्वराज लिखी थी, और ये किताब अपने समय से बहुत आगे थी। उसमें क्या खास था? इसमें उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी राज की आलोचना नहीं की, बल्कि पूरी पश्चिमी सभ्यता, उसके मशीनों और भौतिकवाद पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं मिलेगी, बल्कि खुद पर शासन करने, यानी स्वराज से मिलेगी। और यहीं से अहिंसा और सत्याग्रह का विचार आया। हाँ, और उसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई नैतिक शक्ति दी। लेकिन गांधी जी के आने के बाद भी अंग्रेजों का दमन कम नहीं हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहा गया। हाँ, और इसे काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी। इस एक्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा ये था कि पुलिस किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। और बिना मुकदमा चलाए? बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें सीधे तौर पर लिखने या बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं थी। अच्छा। हाँ, उसके लिए अलग से प्रेस एक्ट थे। रॉलेट एक्ट का सीधा निशाना किसी भी राजनीतिक गतिविधि को शुरू होने से पहले ही कुचल देना था। ये नागरिक अधिकारों पर एक बहुत बड़ा हमला था। और इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। लेकिन 1922 में चौरी चौरा के घटना के बाद गांधी जी ने अचानक इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। ऐसा क्यों? चौरी चौरा, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनका पूरा आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत पर टिका था। जैसे ही उन्होंने देखा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, उन्होंने उसे तुरंत रोक दिया। कई लोगों ने उनके इस फैसले की आलोचना भी की। बहुत आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी ने ये साफ कर दिया कि वो आज़ादी के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ये उनकी नैतिकता की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो आज हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश नियंत्रण का ढांचा धीरे धीरे एक एक कानून, एक एक प्रशासनिक सुधार और सैन्य रणनीति से बना। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर वाइसरॉय की स्थापना तक हर कदम सत्ता को लंदन के हाथों में और मजबूत करने के लिए था। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इस ढांचे के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध कैसे समय के साथ बदलता गया। हाँ, भील आदिवासियों के जमीनी विद्रोह से लेकर 1857 की संगठित क्रांति तक, और फिर गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों तक। ये सारे तथ्य मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था कि जिसमें नियंत्रण और प्रतिरोध के बीच लगातार एक तनाव बना हुआ था। अंग्रेजों ने जो ढांचा खड़ा किया, भारतीयों ने उसे लगातार चुनौती दी और अपने तरीके से उसे बदलने की कोशिश की। और अब सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने मैकाले के उस लक्ष्य के बारे में बात की जिसमें वे ऐसे भारतीय बनाना चाहते थे जो रंग और खून से भारतीय हों,
लेकिन विचारों में अंग्रेज। हाँ, आजाद भारत में उस औपनिवेशिक दौर की कितनी प्रशासनिक और शैक्षिक विरासत हमारी कानूनी संहिताओं से लेकर हमारी सिविल सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था तक अब भी मौजूद है। और सोचने वाली बात यह है कि ये विरासत आज के भारत के लिए एक ताकत है या एक कमजोरी।